हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं 7 मई का करंट अफेयर्स। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो साउथ कोस्ट रेलवे जोन यानी कि दक्षिण तटीय रेलवे से है। बोल रहा है कि हाल ही में रेल मंत्रालय ने भारत के 18वें रेलवे क्षेत्र के रूप में दक्षिण तटीय रेलवे के गठन की अधिसूचना जारी की है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है विशाखापत्तनम में स्थित है। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि दक्षिण तटीय रेलवे यानी कि साउथ कोस्ट रेलवे भारत का 18वां रेलवे जोन बन गया है। ठीक है, इसमें गुंतकल, गुंटूर और विजयवाड़ा डिवीज़न शामिल होंगे। यह निर्णय आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत लिया गया है ताकि क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा दिया जा सके। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2026 से। ठीक है, बोल रहा है कि किन भारतीय पत्रकारों ने इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल निगरानी पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2026 जीता है। ठीक, देखिए इसका आंसर होगा डी, आर के आनंद और सुवर्णा शर्मा। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। 2026 में आर के आनंद और सुवर्णा शर्मा को उनके खोजी कार्य के लिए सम्मानित किया गया है, जिसमें उन्होंने भारत में बढ़ते डिजिटल अपराधों के पीछे के सिंडिकेट का खुलासा किया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है नेशनल डेलिब्रेशन समिट 2026 यानी कि राष्ट्रीय विचार विमर्श शिखर सम्मेलन 2026 है। क्वेश्चन है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा शासन के लिए प्रशासनिक आंकड़ों के सामंजस्य विषय पर, विषय क्या है? शासन के लिए प्रशासनिक आंकड़ों के सामंजस्य विषय पर राष्ट्रीय विचार विमर्श शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में किया गया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने सरकारी योजनाओं की बेहतर निगरानी और डेटा के सही उपयोग के लिए भुवनेश्वर में यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया। इसका मुख्य उद्देश्य जो था विभिन्न सरकारी विभागों के डेटा को एक मंच पर लाना था ताकि नीति निर्माण सटीक हो सके। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट जज स्ट्रेंथ, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या, मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर बोला है। ठीक है, न्यायाधीशों की सिर्फ संख्या को 33 से बढ़ाकर कितना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये 33 से इसको 37 करेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है। अब भारत में मुख्य न्यायाधीश CJI सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 38 हो जाएगी। अच्छा, 37 न्यायाधीश और एक CJI। अनुच्छेद 124(1) के तहत संसद को न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ADB इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान से रिलेटेड है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2035 तक एशिया प्रांत क्षेत्र में ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढांचे को जोड़ने के लिए कितने अरब डॉलर की पहल की घोषणा की है? तो यह $70। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एशियाई विकास बैंक ने एशिया पैसिफिक कनेक्टिविटी इनिशिएटिव 2035 के तहत $70 अरब का निवेश करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को पूरे क्षेत्र में विस्तारित करना है, जिससे विकासशील देशों को लाभ होगा। देखिए, वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम की मई 2026 की भारत यात्रा। इसमें यात्रा का जो समय है इनका 5 मई से 7 मई 2026 तक है। उद्देश्य है भारत और वियतनाम के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी, कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी कि CSP की 10वीं वर्षगांठ मनाना है। ठीक है, प्रमुख उपलब्धि जो है दोनों देशों ने अपने संबंधों को उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। ठीक है, इन्हांस्ड कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, व्यापार लक्ष्य जो है इनका 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार के लिए $25 बिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महत्वपूर्ण समझौता जो है इसमें टोटल 13 ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, डिजिटल भुगतान है RBI और स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के बीच। ठीक है, डिजिटल भुगतान जो है RBI और स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के बीच है और स्वास्थ्य क्षेत्र शामिल है। विशेष बिंदु, राष्ट्रपति तो लाम ने अपनी यात्रा की शुरुआत बोधगया से की है, जो दोनों देशों के बीच साझा संस्कृति और आध्यात्मिक संबंधों को दर्शाता है। आइए इससे रिलेटेड जो भी MCQ है वो देख लेते हैं। देखिए, मई 2026 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए तो लाम किस देश के राष्ट्रपति है? तो ये हैं वियतनाम के। भारत और दूसरा क्वेश्चन है, भारत और वियतनाम ने वर्ष 2026 में अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो अभी ऊपर था अभी 10वीं। भारत और वियतनाम के बीच वर्ष 2030 तक वार्षिक व्यापार का नया लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? $25 बिलियन। चौथा क्वेश्चन है कि वियतनामी राष्ट्रपति तो लाम ने अपनी 2026 की भारत यात्रा कहाँ से शुरू की है? तो ये बोधगया से शुरू की है।
ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साझा किए गए संस्कृत सुभाषित के अनुसार मानवीय आचरण का सर्वोच्च रूप किसे माना गया है? तो यह है जीवों के प्रति मन, वचन और कर्म के द्वेष न रखना, करुणा भाव रखना और उदारतापूर्वक दान देना। ठीक है, बी आंसर होगा। देखिए प्रेस विज्ञप्ति में प्रधानमंत्री द्वारा साझा किए गए सुभाषित अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहच्च दानम च शीलमेत्तप्रशस्यते का अर्थ स्पष्ट किया गया है। इसके अनुसार किसी भी जीव के प्रति मन, वचन और कर्म से द्वेष न रखना, सभी के प्रति करुणा का भाव रखना और उदारतापूर्वक दान देना ही आचरण का सर्वोच्च रूप माना गया है। यह सुभाषित निस्वार्थ सेवा और करुणा के महत्व पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग में अटल नवाचार मिशन, ठीक है, द्वारा मोहाली में क्षेत्रीय AIM संवाद नॉर्थ एडिशन आयोजित किया गया। इस आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? देखिए इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, अटल इनोवेशन और M से है मिशन, और इसका भी फुल फॉर्म देख लीजिए। FDI का क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन, जो कि AIM है, अटल इनोवेशन मिशन द्वारा मोहाली में क्षेत्रीय AIM संवाद का जो नॉर्थ एडिशन आयोजित किया गया है, इस आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि उत्तरी क्षेत्र के इनक्यूबेटर्स को बढ़ावा देना और राज्य केंद्र सहयोग को मजबूत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 8वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई है? तो यह श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा। देखिए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि 6 मई 2026 को नई दिल्ली में भारी उद्योग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 8वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने की। उद्देश्य था इसका कि बैठक का मुख्य जोर मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और उसे और अधिक प्रभावी बनाने पर था। ठीक है, देखिए एग्जाम में भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी संघ की राजभाषा है और विभिन्न मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समितियां यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई जाती है कि आधिकारिक कार्यों में हिंदी के उपयोग से संबंधित सरकार की नीतियों का पालन हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने 100वें नेक्स्ट जेन डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो एक किया है पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलोंग। ठीक है, देखिए इसके बारे में जानते हैं कि 6 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने वर्चुअल माध्यम से इस डाकघर का उद्घाटन किया है। देखिए एन जेन यानी कि नेक्स्ट जेन डाकघर क्या है? यह इंडिया पोस्ट का एक आधुनिक स्वरूप है। यह डाकघर भविष्य के लिए तैयार और नागरिक केंद्रित सेवाओं पर केंद्रित है। भविष्य के लिए तैयार यानी कि फ्यूचर रेडी, और नागरिक केंद्रित मतलब सिटीजन सेंट्रिक सेवाओं पर केंद्रित है। देखिए यह 100वां नेक्स्ट जेन डाकघर है जो विशेष रूप से छात्रों, संकाय सदस्यों, विश्वविद्यालय परिसर के निवासियों की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसके बारे में इतना जानकारी काफ़ी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मई 2026 में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधार आधारित समझौता ज्ञापनों पर किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है मिजोरम और लद्दाख। ठीक है, देखिए 6 मई 2026 को केंद्र सरकार ने मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सुधार आबद्ध समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जल जीवन मिशन 2.0 का लक्ष्य, इसका जो लक्ष्य है, इसका मुख्य उद्देश्य केवल बुनियादी ढांचा तैयार करना नहीं बल्कि सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करना है। यह सुनिश्चित करता है कि हर ग्रामीण परिवार को नियमित रूप से पर्याप्त और शुद्ध पेयजल मिलता रहे। देखिए इसमें प्रमुख सुधार, यह समझौता ग्राम पंचायत आधारित और समुदाय केंद्रित मॉडल पर जोर देता है। इसमें जल अर्पण प्रक्रिया के माध्यम से ग्राम पंचायतों को पेयजल प्रणालियों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिजोरम की जो उपलब्धि है इसमें, मिजोरम भारत के उन पहले राज्यों में से एक बन गया है जिसने शुरुआती जल जीवन मिशन के तहत 100% कार्यात्मक नल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। विजन 2047, देखिए यह मिशन विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जल जीवन मिशन को अब दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जल जीवन मिशन को अब 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है
कि जून 2026 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये अपना नई दिल्ली होगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में जानते हैं कि भारत 1 से 2 जून 2026 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है, इस अलायंस का मुख्य लक्ष्य दुनिया की 7 प्रमुख बिग कैट प्रजातियों जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है। इसका जो महत्व है, यह सम्मेलन दक्षिण दक्षिण सहयोग यानी कि साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा देगा और उन देशों को एक मंच पर लाएगा जहाँ ये प्रजातियाँ पाई जाती है। देखिए इसकी जो पृष्ठभूमि है, भारत ने बिग कैट संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाते हुए इस वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में इसकी वेबसाइट और लोगों का शुभारंभ किया है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो सेशन है थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि आज इसमें इतना डीप तरह से तैयार किया गया है क्वेश्चन कि आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसमें से कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपका इस टॉपिक के बाहर से मतलब कुछ छूट रहा हो। देखिए हाल ही में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह यानी कि ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप EWG का फुल फॉर्म है कि दूसरी बैठक का आयोजन भारत की अध्यक्षता में कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ है तिरुवनंतपुरम में। आइए देखते हैं इसके बारे में कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक का पहला दिन केरल के तिरुवनंतपुरम में संपन्न हुआ। प्रमुख प्राथमिकता इसमें क्या था? इस बैठक में 3 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है: सामाजिक सुरक्षा, महिला कार्यबल और कौशल विकास पे। ठीक है, ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसका उद्देश्य आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। दूसरी बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देश चीन, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधिमंडलों के साथ साथ ज्ञापन भागीदारों जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ, संयुक्त राष्ट्र भारत के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस संस्थान को सड़क बुनियादी ढांचे में अपशिष्ट प्लास्टिक से बने टेक्निकल टेक्सटाइल जियोसेल के सफल उपयोग के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला? तो यह अपना CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इसको मिला है। आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए CRI ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के सहयोग से प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके पहला रोड ब्लॉक सेक्शन निर्मित करने का रिकॉर्ड बनाया है। तकनीक का नाम है, इस परियोजना में तकनीकी टेक्सटाइल जियोसेल का उपयोग किया गया है। यह तकनीक कचरे के रूप में फेंके गए प्लास्टिक को संसाधित कर बनाई गई है। देखिए यह तकनीक प्लास्टिक कचरे के प्रभावी प्रबंधन और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देती है। जियोसेल तकनीक से बनी सड़कें अधिक टिकाऊ और मजबूत होती है, जो निर्माण क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। इसका जो संबंधित मंत्रालय कौन सा है? यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। CSIR, यहाँ भी है, इसी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये तो इसका था और इसका देख लेते हैं। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, देखिए हाल ही में मई 2026 में DRDO ने CRBN फील्ड प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? देखिए DRDO का जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होता है। ठीक है, तो इसका जो है बुरारी मैदान नई दिल्ली में हुआ है उद्घाटन। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत ने 6 मई 2026 को दिल्ली के बुरारी में भारत के नए CRBN यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर फील्ड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। उद्देश्य जो इसका था, इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपात स्थितियों के लिए भारत की तैयारी को मजबूत करना है। देखिए संचालन संस्था जो यह केंद्र INMAS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज के अंतर्गत कार्य करेगा, जो दिल्ली स्थित DRDO की एक प्रमुख प्रयोगशाला है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रही आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0 मुख्य रूप से किस क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? तो यह है एयरलाइंस यानी कि विमानन क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? E से इमरजेंसी, C से क्रेडिट, L से लाइन, G से गारंटी और S से स्कीम। ठीक है, उद्देश्य जो है इसका
केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और एटीएफ की बढ़ती कीमतों के कारण वित्तीय संकट झेल रही एयरलाइंस को लक्षित ऋण सहायता प्रदान करने के लिए ECLGS 5.0 को मंजूरी दी है। एटीएफ का जो फुल फॉर्म होता है एटीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल। स्पेलिंग गलत हो तो ध्यान दीजिएगा, गलत हो भी सकता है। देखिए, इस योजना के तहत एयरलाइंस के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देखिए, यह योजना नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड यानी कि NCGTC द्वारा संचालित है, जो MSME एयरलाइन के लिए 100% और गैर MSME एयरलाइंस के लिए 90% क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करती है। ठीक है, इसका महत्व जो है, इसका मुख्य लक्ष्य एयरलाइन क्षेत्र में नकदी की कमी को दूर करना और अल्पकालिक तरलता असंतुलन से निपटने में मदद करता है। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, इसका फुल फॉर्म हो गया। MSME का जो फुल फॉर्म होगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मई 2026 में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नए आधार ऐप जो कि M आधार के बारे में कौन सा कथन सही है? बोला पिछले 3 महीनों में इसके 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड हुए हैं। इसका 2.1 करोड़ से अधिक डाउनलोड हुआ है। ठीक है। दूसरा है कि इस ऐप का उपयोग करके लगभग 28 लाख से अधिक लोगों ने अपना मोबाइल नंबर अपडेट किया है। ये सही है। लगभग 10 लाख लोगों ने इसके जरिए अपना पता अपडेट किया है। लगभग 6 लाख से के आसपास लोग अपडेट किए हैं। ठीक है। यह ऐप केवल बायोमेट्रिक अपडेट के लिए उपयोग किया जाता है? नहीं, सिर्फ बायोमेट्रिक अपडेट के लिए तो नहीं किया जाता है, और भी काम है इसमें। मोबाइल नंबर अपडेट होता है, एड्रेस अपडेट होता है, फोटो अपडेट होता है। देखिए, नए आधार ऐप ने जनता के बीच ज़बरदस्त लोकप्रियता हासिल की है और मात्र 3 महीनों के भीतर इसे 2.1 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया गया है। डिजिटल सेवा में विस्तार के तहत अब तक 28 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं ने इस ऐप का उपयोग करके अपना मोबाइल नंबर अपडेट किया है, जो कि आधार सेवाओं का सरलीकरण को दर्शाता है। यही था ना ऑप्शन। एड्रेस जो है, लगभग 6 लाख लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार इस ऐप के माध्यम से अपना पता अपडेट किया है। यह एक कागज रहित पहचान साझाकरण यानी कि पेपरलेस ऑफलाइन EKYC और सहमति नियंत्रण जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने पर अधिक नियंत्रण मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा INS सुदर्शनी क्या है? यह एक भारतीय नौसेना का नौकायान प्रशिक्षण पोत है। ठीक है। देखिए, मई 2026 में INS सुदर्शनी ने अपनी लंबी दूरी की तैनाती के दौरान केप वर्डे के मिंडेलो बंदरगाह का दौरा किया है। यही है वो लोकयान 26। यह पोत लोकयान 26 अभियान के हिस्से के रूप में तैनात है। इस यात्रा का उद्देश्य मित्र राष्ट्रों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ावा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। देखिए, प्रशिक्षण जो है, यह भारतीय नौसेना के अधिकारियों के लिए एक नौकायन प्रशिक्षण पोत है। ये जो दूरी है, अब तक 8,000 समुद्री मील से अधिक दूरी तय कर चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यह यात्रा भारत की समुद्री कूटनीति का हिस्सा है, जो अफ्रीका और कैरिबियन सागर के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करती है। आज के लिए इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, आप लोग देखिए इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक को कवर किया गया है। जो भी क्वेश्चन अभी का करंट था वो सारा अपडेटेड है इसमें। ये नहीं कि 2-4 दिन पहले का भी था, आज का ही सिर्फ नहीं था, सिर्फ आज का करंट अफेयर्स था। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे का होगा, नहीं तो सारा क्वेश्चन आज का है।